नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर ज्ञान सागर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान के अंदर, जिसका नाम है रक्त यानी ब्लड। इसमें हम रक्त पढ़ेंगे दोस्तों, इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हृदय की कार्य प्रणाली इसमें हम देखेंगे कि हृदय किस प्रकार रक्त को पंप करता है और किस प्रकार हमारे ब्लड को थ्रो आउट करता है पूरे शरीर में। ये सारी चीजें जानने के लिए दोस्तों पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र निवेदन है कि ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे नई नई वीडियोस, कोई भी नए बैच से संबंधित जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हम चीजें डालते हैं, सामग्रियां डालते हैं, आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके लिए आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। चलिए अब अपन बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक को आज हम लेने वाले हैं दोस्तों। पूरे जोश खरोश के साथ हम इस वीडियो को पढ़ेंगे दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी दोस्तों कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि एक एक चीज हम बारीकी से समझेंगे। और मैं ये दावा करता हूं यहां पर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कि इस वीडियो को पढ़ाने के बाद, इस टॉपिक को पूरा कवर करने के बाद, इस टॉपिक के 4 पार्ट रहेंगे, जिसमें से एक पार्ट आज मैं पढ़ाऊंगा। चारों पार्ट कवर करने के बाद कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो एसएससी सीजीएल से बाहर जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, आपके सामने जो टॉपिक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं रक्त, जिसको हम कहते हैं ब्लड। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। हम ये जानते हैं कि बिना ब्लड जो हमारा बॉडी है वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बॉडी में जितने भी अवयव काम करते हैं, जितना भी ऑर्गन काम करता है, अंग काम करते हैं, उनके लिए ब्लड का फ्लो बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो पहली लाइन में यहां बोल सकता हूं दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत में एक इंट्रोडक्शन के रूप में, कि भाई रक्त जो होता है दोस्तों, वो एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अवयव है। शरीर का इंपॉर्टेंट जो है, शरीर का महत्वपूर्ण, ये महत्वपूर्ण हम यहां लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण अवयव है। मैं इंग्लिश में बोलूंगा, बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में आपको जो सूटेबल लगे उसमें आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का ब्लड। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ब्लड जो होता है वो होता है क्षारीय। कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है, यानी ब्लड होता है बेसिक। दोस्तों, अगर हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, तो हम ये देखते हैं कि 3 प्रकार की चीजें होती हैं। कोई भी चीज या तो अम्लीय होती है दोस्तों, या जो है क्षारीय होती है, या फिर वो दोनों ना होकर और न्यूट्रल यानी उदासीन होती है। यहाँ पे जो ब्लड होता है दोस्तों, वो क्षारीय होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पीएच स्केल जो है वो उसकी जो है दोस्तों आती है 7.4 के लगभग। और हम जानते हैं, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो हम समझते हैं इस बात को, कि किसी भी पीएच स्केल पर अगर 0 से 14 के अंक बने हुए हैं और बीच में 7 है, किसी भी सॉल्यूशन में उसको आप डिप करोगे दोस्तों, तो 7 से कम अगर उसकी रीडिंग आती है तो वो कहलाता है एसिडिक यानी अम्लीय, और 7 से ज्यादा अगर आती है तो वो कहलाता है बेसिक। तो यहां पर जो है 7 से ज्यादा हमारी रीडिंग आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ब्लड जो है वो कैसा है दोस्तों? क्षारीय ब्लड है, बेसिक है। प्रकृति में, स्वभाव में, नेचर में कैसा है? क्षारीय है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, रक्त जो होता है गाढ़ा चिपचिपा ब्लड है, और इसके अलावा ये होता है दोस्तों शान। शान का मतलब होता है गाढ़ापन लिए हुए। जैसे मैंने यहां गाढ़ा लिखा है, अगर गाढ़ा कंपटीशन में कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है तो फिर शान देखने को आपको मिलेगा। अब शानता क्या होती है? शानता होती है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है समझिएगा, शानता क्या होती है। जैसे इस बोर्ड पे मैंने यहां से एक तेल की बूंद गिराई, समझिएगा, और यहां से मैंने एक पानी की बूंद नीचे गिराई, तो पानी की बूंद जल्दी नीचे पहुंचेगी, तेल की बूंद धीरे धीरे पहुंचेगी, क्योंकि तेल पानी से ज्यादा गाढ़ा है। तो फिजिक्स की भाषा में, हम साइंस की भाषा में हम क्या कहेंगे दोस्तों? हम कहेंगे कि ये पानी से ज्यादा शान है तेल। और तेल और घी को टपकाएं तो घी ज्यादा शान होगा कि घी ज्यादा गाढ़ा होता है? तो कहने का मतलब, जिसकी शानता ज्यादा होती है उसका अर्थ ये होता है कि वो ज्यादा गाढ़ा है। तो यहां पर जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है दोस्तों, वो भी शान होता है, एक शान द्रव है, विस्कोसिटी वाला द्रव है, चिपचिपा द्रव है। और ये कितनी होती है इसकी शानता? ये जल से, यानी हमारा जो वाटर होता है, पानी पीने का जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जल से 4 से 5 गुना, 4 से 5 गुना अधिक शान होता है। ये याद रखिएगा, आप क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान सुनिएगा।
रक्त जो है गाढ़ा द्रव है, चिपचिपा द्रव है, शांत द्रव है, और वो शांतता कितनी है? जल से 4 से 5 गुना अधिक। इसका पैमाना नहीं है, वाटर की शांतता का पैमाना है, उसकी जितनी शांतता है उससे 4 से 5 गुना अधिक जो है हमारा जो रक्त है वो शांत होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार दोस्तों, फिर हम अगले जो है चैप्टर पर, सॉरी अगले पेज पर चलते हैं। हम इसको आप लें एक बार, फिर हम अगले पेज पर बढ़ेंगे। ले लिया होगा? चलिए नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम आगे चलें दोस्तों, तो आगे हम बात करें कि जैसे रक्त है उसका जो स्टडी है, यानी जो अध्ययन है दोस्तों, स्टडी ऑफ जो ब्लड है वो क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है दोस्तों हीमेटोलॉजी। ध्यान सुनिएगा, क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी कहलाता है। यहां पर जो लॉजी है दोस्तों, इसका मतलब होता है अध्ययन करना, यानी स्टडी करना। ठीक है, अध्ययन करना, या फिर इंग्लिश में मैं कह दूं टू स्टडी, टू स्टडी। ठीक है, और हीमेटो जो नाम आया है दोस्तों, वो नाम आया है हीमोग्लोबिन से। क्या नाम आया है? हीमोग्लोबिन से नाम आया। कहने का मतलब यहां पर इसको याद करने का तरीका यह है कि रक्त में एक वर्णक पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और वहां से शब्द आ रहा है हीमेटो, और पीछे आपने लॉजी लगा दिया क्योंकि आप रक्त का अध्ययन करना चाहते हो। तो हीमोग्लोबिन का अध्ययन या ब्लड रक्त का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पर मैं आपको एक चीज और याद करा दूं दोस्तों, कि जो रक्त होता है उसमें जो मेटल पाई जाती है, यानी जो धातु पाई जाती है, रक्त में जो धातु पाई जाती है उसका नाम होता है लोहा, यानी लोह धातु। अब आप इसको लोहा कर सकते हो, आप इसको केमिस्ट्री के हिसाब से Fe कर सकते हो, आप इसको इंग्लिश के हिसाब से आयरन याद कर सकते हो। एक ही बात है, लोह तत्व, लोह धातु, आयरन या Fe जो है आयरन का सिंबल होता है। इस तरीके से भी सवाल आ जाता है, और लोह धातु के नाम से भी सवाल आ जाता है। तो ये तीनों ही चीजें जो है नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो रक्त में जो धातु होगी लोह धातु होगी, और रक्त का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाएगा। हीमेटोलॉजी क्यों कहलाएगा दोस्तों, इसका भी अपन ने यहाँ पर रीजन देख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। यहां पर हमने दो चीजें सीखी, रक्त का अध्ययन और रक्त में धातु कौन सी होती है। नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पेज जो हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, वो क्या कह रहा है? रक्त की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि जो रक्त है इसका इतिहास क्या है, कि रक्त की उत्पत्ति कहां से हुई। अब आप सब जानते हो दोस्तों कि रक्त का जो उत्पन्न हुआ, जो उत्पत्ति हुई, वो ये तो हमको सबको पता है, आप भी जानते हैं कि भाई रक्त जो होगा वो जन्मजात होगा, जन्म के बाद तो आया नहीं है, जन्म से पहले ही आया होगा हमारे शरीर में। तो जन्मजात रक्त बना कहां से, किससे इसकी उत्पत्ति हुई? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारा जो त्वचा होता है, जैसे मेरी ये स्किन है दोस्तों, इस त्वचा में आपके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। अब त्वचा में 3 स्तर होते हैं। बाहर का जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं बाह्य स्तर। अंदर का जो होता है, जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको मानना है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्कोप से ही दिखेगा अंदर की संरचना, तो उसको बोलेंगे अंतः स्तर। और बाह्य स्तर और अंतः स्तर के मध्य में जो स्तर होता है दोस्तों, उसको कहते हैं मध्य स्तर। लेकिन साइंस में आपको बाह्य स्तर मध्य स्तर याद नहीं रखना है, इसके लिए एक वर्ड दिया गया है, मैं आपको बताऊं। बाह्य स्तर को बोलते हैं दोस्तों एक्टोडर्म, बीच के स्तर को बोलते हैं, मध्य स्तर को मीजोडर्म, और आंतरिक स्तर को बोलते हैं दोस्तों एंडोडर्म। एंडोडर्म ये आंतरिक स्तर को बोलते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब आप देखिएगा, जब बच्चा जन्मजात है, कहने का मतलब जन्म से पहले की उसकी स्थिति है, तो मां के पेट में शिशु को हम या तो बोलते हैं दोस्तों गर्भस्थ शिशु। कौन सा शिशु बोलते हैं? गर्भस्थ शिशु बोलते हैं। या फिर अगर आप गर्भस्थ शिशु नहीं बोलते हो तो फिर आप बोल सकते हो भ्रूण। क्या बोल सकते हो दोस्तों? भ्रूण भी बोल सकते हो उसको। मां के पेट में जो शिशु पल रहा है उसको आप शिशु नहीं कहेंगे, वो तो जन्म के बाद काउंट होगा कि वो शिशु है कि नवजात शिशु है। जन्म से पहले या तो आप उसको गर्भस्थ शिशु बोलोगे क्योंकि मां के गर्भाशय में स्थित है, या फिर आप बोलोगे दोस्तों, सॉरी भ्रूण बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? भ्रूण बोलोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो जैसे ही बच्चे की त्वचा का एंडोडर्म बना, तो बच्चे का कंकाल तंत्र बन गया, यानी बच्चे की हड्डियां बन गई मां के पेट में। और जैसे ही बच्चे का मीजोडर्म बना, यानी त्वचा का मध्य स्तर बना दोस्तों, वैसे ही उसके शरीर में क्या बहने लग गया? रक्त बहने लग गया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, कि रक्त की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आपका आंसर होगा, रक्त की उत्पत्ति जो होती है वो रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। कहां से होती है दोस्तों? भ्रूण के मीजोडर्म से रक्त की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 चीजें क्लियर करा देता हूं मैं एक बार वापस, एक बार पुनः जो है अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये तो ज्ञान सागर का पेज आ गया। ब्लड का जो शरीर जो है, शरीर का महत्वपूर्ण अवयव हमारा ब्लड,
क्षारीय होता है क्योंकि इसकी पीएच 7.4 के लगभग होती है। रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ याद होता है इससे। ये गाढ़ा द्रव है, चिपचिपा द्रव है, शान है, जल से अधिक शान है। कितना शान है? 4 से 5 गुना अधिक शान है। ये हमने पहले पेज पे देखा। उसके बाद में रक्त का अध्ययन हमने पढ़ा, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। रक्त में कौन सी धातु होती है? लोह धातु, इसके बारे में बात की। और उसके बाद अगले पेज पे हमने पढ़ा कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है त्वचा के मीजोडर्म, तो गर्भस्थ शिशु या भ्रूण के मीजोडर्म से उत्पत्ति होती है ब्लड की। और ये मीजोडर्म कहां से आया ये भी हमने बात की कि त्वचा में 3 जैनिक स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म से कंकाल तंत्र बना, मीजोडर्म जब बना तो मीजोडर्म से त्वचा बनी, ब्लड बना। और इसके अलावा जो लास्ट में त्वचा का अंतिम स्तर है एक्टोडर्म, तो एक्टोडर्म जब रहा तो एक्टोडर्म के बाद में बच्चे का पूरा क्या बन गया? शरीर बन गया। तो 7 से 8 या 9 महीने के बाद में बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है, जिसको हम नवजात शिशु बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, छोटा सा एक पेज है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जब चले तो देखिए आगे सुनिएगा। जो रक्त होता है दोस्तों, उसकी स्वस्थ मनुष्य में, कौन से मनुष्य में? स्वस्थ मनुष्य में। क्वांटिटी की बात भी कर लेते हैं। तो रक्त की स्वस्थ मनुष्य में जो मात्रा होती है, अब जो अपना फिजिकल जो चीजें चलती हैं दोस्तों शरीर में, उसके अलावा साइंस में जो चीज चलती है, तो साइंस में फिक्स नहीं होता। फिजिकल में तो क्या है कि आपके शरीर में 5 लीटर भी हो सकता है, 8 लीटर भी हो सकता है, 4 लीटर भी रह सकता है, कमी भी हो सकती है। पोषण, आपका जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसके हिसाब से। लेकिन जो बायोलॉजी है, जो साइंस है, उसमें हमेशा एवरेज चलता है। तो मैं यहाँ यही वर्ड लिख रहा हूं, औसत। तो रक्त की स्वस्थ मनुष्य में जो औसत मात्रा होती है दोस्तों, वो होती है 5 से 6 लीटर। 5 से कितनी होती है? 6 लीटर होती है, यानी इतना तो होता ही है। अब देखिए क्या होता है, कई बार यहां पर हम एक रोग पढ़ेंगे दोस्तों। कई बार शरीर में रक्त की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। कहने का मतलब ब्लड की जो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, और उस रोग को हम कहते हैं दोस्तों एनीमिया। याद रखिएगा, क्या कहते हैं दोस्तों? एनीमिया कहते हैं। शरीर में रक्त की कमी जो है वो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर 5 से 6 लीटर आपके ब्लड पाया जाता है और वो 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर रह गया, तो आपको डॉक्टर कहेगा कि आपके शरीर में आयरन की कमी है, ब्लड की कमी है। और उसको साइंस में क्या बोला जाता है? एनीमिया डिजीज बोला जाता है। कौन सी डिजीज बोला जाता है दोस्तों? एनीमिया डिजीज बोला जाता है। ठीक है, अब सेकंड एक लाइन और कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए हम सेकंड लाइन क्या है कि अगर शरीर में रक्त तो खूब है, शरीर में आपके रक्त तो खूब है दोस्तों, शरीर में रक्त तो खूब है, लेकिन उसकी सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है, यानी अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है। समझिएगा, बात को समझिएगा। अगर शरीर में रक्त है 5 से 6 लीटर हमने बताया, अगर रक्त की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो गया दोस्तों? एनीमिया रोग हो गया। ब्लड की सप्लाई कम होगी, एनीमिया हो गया। अब आपके ब्लड 5-6 लीटर नहीं, आपके ब्लड 6.5-7 लीटर है, लेकिन अगर आपके रक्त की सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो रही है, आपके ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, आपके हाथ में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, आपके पैर में ब्लड नहीं पहुंच रहा है, उस डिजीज को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, उस डिजीज को जो है वो कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं दोस्तों? इस्कीमिया कहते हैं। उस डिजीज को क्या बोलेंगे हम? इस्कीमिया बोलेंगे। ठीक है, 2 चीजें क्लियर हो गई। एक चीज और हम लेते हैं नेक्स्ट जो है अपने पास में, वो क्या है दोस्तों? वो है कि शरीर में अगर ब्लड से संबंधित कैंसर हो जाता है, यानी ब्लड कैंसर अगर हो जाता है, तो ब्लड कैंसर को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों ल्यूकेमिया। क्या नाम दिया गया है? ल्यूकेमिया। यानी 3 चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। पहली चीज ब्लड की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, ब्लड की डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एनीमिया। दूसरी जो चीज है वो है ब्लड का जो इनसफिशिएंट सप्लाई है, अपर्याप्त आपूर्ति है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा दोस्तों इस्कीमिया। और तीसरी चीज है, अगर ब्लड से संबंधित किसी को कैंसर होता है तो वो कहलाएगा ल्यूकेमिया। क्या कहलाएगा दोस्तों? ल्यूकेमिया। अब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ये ल्यूकेमिया है, और एक वर्ड और बताता हूं इससे मिलता जुलता, उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया या फिर ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया या ल्यूकोरिया दोनों ही नाम मिल जाते हैं। ये यौन संचित रोग है, ये ब्लड कैंसर से संबंधित चीज है ल्यूकेमिया। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ये शब्द मिल जाए इससे आप इसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर ल्यूकेरिया शब्द आ रहा है या ल्यूकोरिया शब्द आ रहा है तो वो एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचरित रोग है, उसको हम अलग काउंट करेंगे डिजीज में। ये बात ब्लड कैंसर की चल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया? एक बार अब इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। अगला पेज की बात करेंगे हम। अब दोस्तों रक्त में एक महत्वपूर्ण अवयव पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है? अवयव पाया जाता है, कंपोनेंट पाया जाता है, जिसका नाम होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछले पेज पे, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर भी दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है? लोह धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि हीमोग्लोबिन में भी कौन सी धातु पाई जाएगी? लोह धातु जो है वो पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगली चीज हम हीमोग्लोबिन से ही बात करते हैं। इसकी बात हमने कर ली, इसकी विस्तृत बात आगे करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको दिया है अभी, और इंट्रोडक्शन देने के बाद में अब हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन में लोह धातु हो गई। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो होता है उसका जो खुद का कलर होता है दोस्तों वो होता है बैंगनी। क्या होता है? बैंगनी होता है, यानी इसका जो कलर है वो कैसा होगा? वॉयलेट होगा। और बैंगनी रंग इसका खुद का होता है, लेकिन ये रक्त को लाल करने का काम करता है। वो कैसे सर? आप पूछोगे सर वो कैसे? तो वो ऐसे दोस्तों कि ये रक्त को लाल कर पाता है क्योंकि ये घुला होता है आरबीसी में। किस में घुला हुआ होता है? आरबीसी में घुला हुआ होता है। और आरबीसी में घुलने के कारण ये रक्त को क्या कर पाता है? लाल कर पाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी हो गया, हीमोग्लोबिन में लोह धातु हो गई। नेक्स्ट चीज जो उसके बारे में पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो स्वस्थ मनुष्य है, जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें हीमोग्लोबिन की जो एवरेज, मैंने आपसे कहा था फिक्स तो बात कर ही नहीं सकते साइंस में, एवरेज चलेगा हमेशा। एवरेज जो क्वांटिटी है यानी औसत जो मात्रा है दोस्तों वो रहेगी 14.5% के लगभग, यानी 14.5%, 14.5 जो है परसेंटेज इसका रहेगा। अगर वहीं पर हम बात करें दोस्तों महिलाओं की, तो महिलाओं में ब्लड भी थोड़ा कम पाया जाता है पुरुष से, और हीमोग्लोबिन भी होता है उनमें 12.5%। लेकिन वहीं पर बात करें अगर छोटे शिशु की, नवजात शिशु की जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, तो उसमें पाया जाएगा 20 से 22%। 20 से 22% उनमें हीमोग्लोबिन होगा, महिला में 12.5% होगा। और एवरेज क्वांटिटी मनुष्य में, अगर पुरुष महिलाएं सबको जोड़ लिया जाए बच्चों को, तो वहां जो मानव प्रजाति का एक एवरेज निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों 14.5%। ठीक है, शिशु में यहां सबसे ज्यादा होगा। अब मजाक की बात, थोड़ा सा विनोद हम कर लेते हैं हल्का सा। मजाक की बात है कि शिशु छोटा होता है तो उसकी टेंशन नहीं होती है, तो लाल लाल होता है, क्योंकि उसमें 20 से 22% हीमोग्लोबिन होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है टेंशन बढ़ती जाती है और हीमोग्लोबिन घटता जाता है। तो इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि छोटा बच्चा होगा उसका हीमोग्लोबिन कम होगा, और जब वो बड़ा होता जाएगा तो उसका हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जो है वो क्या करती जाएगी? हमेशा घटती जाएगी। और एक ऐसी स्टेज आएगी कि 13 से 14 या 14.5% उसका हीमोग्लोबिन सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ेंगे। देखिए और बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, थोड़ी सी बात और कर सकते हैं। एक हीमोग्लोबिन, ध्यान सुनिएगा, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, एक एचबी का जो अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करता है। ये ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में 4O2 से क्रिया करेगा। कहने का मतलब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया किसी एग्जामिनर ने कि साहब हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो एक कार्य तो मैंने आपको पहले बताया कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है रक्त को लाल करना, ब्लड को रेडनेस प्रदान करना। सेकंड कार्य उसका होता है दोस्तों ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन का क्या करना? ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है दोस्तों वो भी हीमोग्लोबिन का होता है, और वो आरबीसी में मिलकर या घुलकर वो करता है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कार्य कैसे होगा। तो देखिए ये कार्य कैसे होगा, एक हीमोग्लोबिन हमेशा 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करेगा। मैंने श्वास ले ली, अब मैंने श्वास ली, रेस्पायर मैंने किया। अब रेस्पायर जब मैंने किया, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र दोस्तों हम विस्तृत देखेंगे, पर यह आप जानकारी के लिए सुन लीजिए काम कैसे होगा। जब हमने श्वास ली तो वातावरण से ऑक्सीजन नाक के माध्यम से मैंने ले ली, ट्रैकिया के यानी श्वसन नली के थ्रू होते हुए वो लंग्स में, हमारे फेफड़ों में चली गई। अब फेफड़ों में जाके दोस्तों वो बैठ गई। अब फेफड़ों में जाके जब बैठ गई तो वहां एक्शन में कौन आया? हीमोग्लोबिन। कौन आया? हीमोग्लोबिन आया। सपोज करिए ये हमारा ट्रैकिया है, श्वसन नली है, और यहां से हमारा इस तरीके से ये जो है ये लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, यहां पर हमारे ऑक्सीजन आके बैठ गया। तो यहां दोस्तों हीमोग्लोबिन की गाड़ी आएगी इस तरीके से पहियों वाली, और ऑक्सीजन को बैठा के और पूरे बॉडी में क्या कर देगी? ट्रांसपोर्ट कर देगी। पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगी, लाने का काम भी करेगी और ले जाने का काम भी करेगी। इसीलिए हीमोग्लोबिन को दोस्तों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी परिवहन जो है प्रोटीन या संवहन प्रोटीन भी कहते हैं। जैसे राजस्थान परिवहन निगम होता है, आप जानते हैं, रोडवेज चलती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, वही ट्रांसपोर्ट का काम हीमोग्लोबिन करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो
बसें जो है वो यात्रियों को ले जा रही है और इसका यात्री जो है वो कौन है दोस्तों, ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए, तो एक हीमोग्लोबिन जब 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांध लेगा तो यहां जो बन जाएगा दोस्तों एक संकुल बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और इसी वजह से ये पूरी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, हमारे ब्रेन को भी सप्लाई होगी, हमारे पैर को भी, हाथ को भी, हमारे हार्ट को भी, सब जगह सप्लाई होगी और हमें जो है श्वसन करने का एक मौका मिलेगा। वो हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करवाता है ब्लड के जरिए। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन को क्यों कहते हैं हम समझ गए, क्योंकि O2 का पूरी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा एक हीमोग्लोबिन कितने अणु, ये एसएससी का सवाल है, ध्यान सुनिएगा। ये सवाल जो है मित्रों ये एसएससी में आया हुआ सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणुओं से संयोग करता है, तो हमेशा आपका आंसर होगा 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्या करता है, संयोग करता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप या तो नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। चलिए आगे जब हम चले तो हमने देखा कि भाई जो हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इसका दूसरा कार्य है रंग प्रदान कर रहा है, ब्लड को लाल रंग प्रदान कर रहा है, ये भी हमने पढ़ लिया। 2 चीजें हमने पढ़ ली। एक चीज और पढ़नी है आपको मित्रों, वो क्या है कि हीमोग्लोबिन जो होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा उसमें जो धातु पाई जाती है लोहा, और इसके अलावा वो एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है, अभी मैंने बताया पिछले पेज पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये 2 चीजें आपको याद होगी होंगी, 2 बार बता दी मैंने। नई चीज क्या निकल के आती है, अगर हम बंद कमरे में सो रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर बंद कमरे में सो रहे हैं और वहां पर अंगीठी जल रही, अंगीठी मतलब अगर घर की भाषा में बताएं तो सिगड़ी जो जल रही है, सिगड़ी या चूल्हा जो जल रहा है, उसको जला के कोई व्यक्ति सो गया, और अगर बंद कमरे में वो सो गया, उसकी खिड़की भी नहीं खुली, उसके दरवाजे नहीं खुले उस कमरे के, तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने के पूरे पूरे अवसर रहते हैं, चांसेस रहते हैं। ऐसा क्यों है वो समझिएगा। ऐसा दोस्तों इसलिए है कि जब हम बंद कमरे, जैसे मान लो ये कमरा है, बात को समझिएगा, ये कमरा है, इस कमरे में कोई व्यक्ति इस बेड पे सो रहा है साहब, इस बेड पे पैर फैला कर आराम से सो रहा है। यहां जो है वो आपका चूल्हा जल रहा है या अंगीठी जल रही है बंद कमरे में, और उसमें रखे हैं दोस्तों कोयले। चूल्हा जल रहा होगा तो लकड़ी नहीं तो कोयले जल रहे हैं। कोयले में से निकलेगा कार्बन, क्या निकलेगा, ध्यान समझिएगा, कोयले में से क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, है ना। कोयले से कार्बन निकला, अब कार्बन को ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, वो इसलिए कि आपका जो कमरा है वो बंद है, उसमें फ्रेश हवा बाहर की तो आ ही नहीं रही है, ऑक्सीजन तो आपको मिल ही नहीं रहा है। और उसके अलावा आप सो रहे हो तो सोते टाइम तो श्वसन दर वैसे ही कम हो जाती है हमारा। सोते समय ध्यान रखिएगा, सोते समय श्वसन दर जो होती है, रेस्पिरेटरी जो रेट होती है वो हमेशा कम होती है, बहुत कम होती है ना। तो ना तो बाहर से फ्रेश हवा मिल रही, ना यहां से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा। तो ये कार्बन जो है ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ऑक्सीजन के सिंगल अणु के साथ क्रिया करेगा। समझिएगा फर्क, समझिएगा, थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ लो। कार्बन अगर ऑक्सीजन के पूरे अणुओं के साथ क्रिया करता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन कम है तो सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल अणु के साथ क्रिया करेगा और वो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे उसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबसे प्रदूषक गैस होती है। सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैस अगर कोई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो चिमनियों में पाई जाती है, चिमनियों से निकलती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा ईंट के जो भट्टे होते हैं वहां पर भी ऑक्सीजन कम मिलती है, वहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो इधर आ जाइए वापस एक बार, क्या हुआ कि कार्बन ने जब ऑक्साइड के साथ क्रिया करी, सिर्फ सिंगल के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करता है, लेकिन अब ऑक्सीजन के सिंगल अणु के साथ वो कार्बन को भी कैच करेगा और आपके ब्लड में फेफड़ों के जरिए, हीमोग्लोबिन के जरिए पूरे ब्लड में जो ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम तो ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, वो ऑक्सीजन नहीं होगा। और ये धीरे 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 जो है वो हमारी बॉडी में फैलता जाएगा
और नींद में ही दम घुटने से व्यक्ति की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वो दरवाजे नहीं खोलता है, अगर कमरे में कहीं से फ्रेश हवा नहीं आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और इसी वजह से इस गैस को कौन सी गैस कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है दोस्तों, दम घोटू। एक क्वेश्चन आया हुआ है केमिस्ट्री में कि दम घोटू गैस के उपनाम से किसको जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को जाना जाता है। ठीक है, तो 2-3 चीजें हमारी यहां क्लियर हो गई। एक चीज क्लियर हो गई कि लोहा धातु है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये सामान्य बात है। सामान्य कंडीशन में अगर बंद कमरे में या ऑक्सीजन की कमी में हम सोते हैं या रहते हैं, तो वहां पर जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संकुल नहीं बनाएगा, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ संकुल बनाएगा और हमारे अंदर दम घुटने से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर है आपको। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, अगले पेज पर हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पहले पेज पे हमने बात की थी कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है, जो प्रिजर्वेंस होता है उसका, वो होता है आपका भ्रूण के मीजोडर्म से। मैंने बताया था कि मीजोडर्म क्या है, त्वचा का मध्य स्तर है ना। भ्रूण के मीजोडर्म से ब्लड की क्या होती है, एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन अब दूसरी बात चलेगी, दूसरी बात ये चलेगी कि रक्त का निर्माण कहां होता है, मेकिंग कहां होती है ब्लड की। ठीक है, तो यहां मैं आपको एक चीज कराना चाहता हूं दोस्तों कि या तो पूछ ले आपसे रक्त का निर्माण और या पूछ ले आपसे आरबीसी का निर्माण कि सर रक्त और आरबीसी एक कैसे हो गए। दोस्तों एक इसलिए हो गए कि ब्लड में 3 कणिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये हम जानते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा होता है, वो अलग है, वो अलग पार्ट है, गाढ़ा पदार्थ है। तो रक्त का मोस्ट ऑफ पार्ट अगर कोई बनाता है ना तीनों कणिकाओं में से, तो सबसे ज्यादा कौन बनाता है, आरबीसी बनाता है। तो मैंने ये बोला कि ब्लड कहां फॉर्म हो रहा है, कहां निर्मित हो रहा है, या मैंने बोला आरबीसी कहां बन रही है, तो बात एक ही है। ठीक है, अब इसका आंसर सुनिए। रक्त का निर्माण जो होता है दोस्तों, वो होता है अस्थि मज्जा में। कहां होता है, अस्थि मज्जा में। और अगर इसको हम अंग्रेजी में देखें तो दोस्तों, या साइंस की भाषा में देखें तो इसको दोस्तों कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं, बोन मैरो। व्हाट इज बोन मैरो, तो समझिएगा जैसे ये हड्डी है, देखिए इधर चित्र के माध्यम से देखिए हल्का सा, ये हड्डी है। तो ये हड्डी हमारी जो होती है अंदर से पोरस होती है, यानी खोखली होती है, छिद्रित होती है। इसके अंदर जो है दोस्तों एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं मज्जा द्रव। कौन सा द्रव कहते हैं दोस्तों, मज्जा द्रव कहते हैं, मैरो लिक्विड कहते हैं। यहां पे ये मैंने लिखा, चित्र के माध्यम से समझिएगा, मैरो लिक्विड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये किसके अंदर है, हड्डी के अंदर है, अस्थि के अंदर है, तो इसको मिला के क्या बोल दिया हमने, अस्थि मज्जा। तो जो हमारी आरबीसी बनती है, जो हमारा ब्लड बनता है, वो दोस्तों कहां बनता है, वो बनता है आपका अस्थि मज्जा में। ठीक है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट कहने का मतलब क्वेश्चन को घुमाता कैसे एग्जामिनर, वो सुनिएगा आप। पहला सवाल आपके सामने आया, रक्त का निर्माण कहां हुआ, आपने आंसर दिया अस्थि मज्जा में हुआ। आपके सामने दूसरा सवाल आया, आरबीसी का निर्माण कहां हुआ, आपने आंसर दिया बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। लेकिन सवाल अगर ये आ गया कि रक्त का निर्माण, यहां लिख देता हूं मैं, रक्त का निर्माण, समझिएगा, रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहां होता है, यानी मां के पेट में जब शिशु पल रहा है, गर्भस्थ शिशु, तो रक्त का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहां होता है, तो आप इसका आंसर दोगे मित्रों यकृत में, यानी लीवर में। अब ऐसा क्यों, आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो दोस्तों ऐसा इसलिए कि जब शिशु का जन्म नहीं हुआ होता है, जब वो मां के पेट के अंदर होता है, गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है, तो उसके अंदर हड्डियां तो बन चुकी होती हैं, लेकिन दोस्तों ये मैरो लिक्विड नहीं बना होता है, मज्जा द्रव नहीं बना होता है। तो तब तक जो आरबीसी होती है वो कहां बन लेती है, लीवर में बन लेती है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, कुछ टाइम बाद में मज्जा लिक्विड जब बन जाता है, तो ब्लड कहां फॉर्मेशन होने लग जाता है, अस्थि मज्जा में फॉर्मेशन होने लग जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज जो हमने पढ़ा वो रक्त का इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने रक्त की हिस्ट्री भी पढ़ी, रक्त की उत्पत्ति कहां से होती है, रक्त कैसे हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण अवयव है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत हीमोग्लोबिन के बारे में बात की। ये सारी चीजें दोस्तों अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें, ताकि ज्ञान सागर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी के पास, सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके, सारों के पास में ये यूट्यूब चैनल पहुंच सके, और वो भी अपने आप को जो है, अगर कोई ऑफलाइन पढ़ाई से वंचित है, अगर किसी वजह से अपने सामाजिक, आर्थिक या किसी ऐसी जगह रह रहा है जहां पर वो ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकता है, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से वो अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सके। दोस्तों
यही उम्मीद से मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने भी दोस्त हैं आपके, आपके ग्रुप्स हैं उनमें पहुंचाएं। ठीक है, इसी आशा के साथ हम दोबारा मिलेंगे। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। नमस्कार।